अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, 200 ईयर्स अगो, ठीक है, साइंटिस्ट ने डिफ्रेंशिएट किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ठीक है, इन दोनों का जो ओरिजिन था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो डिफरेंट था। एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट थी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है, अब किस तरह उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था, उन्होंने ये कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम उनको कहेंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ह्यूमंस हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं, उनसे डिराइव्ड होते हैं। ठीक है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स मिनरल सोर्सेज से मिलते हैं हमें। ठीक है, अब अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल लें तो जिस तरह यूरिया, यूरिया एक क्या है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, और ये हमें कहाँ से मिलता है, यूरिन ऑफ मैमल्स। ठीक है, मैमल्स के यूरिन से मिलता है। ठीक है, इस तरह ये क्या हो गया, ये लिविंग थिंग से इसका ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जिस तरह हम कह सकते हैं मिनरल सोर्सेज हैं, रॉक्स हैं, ठीक है, उनसे जो चीज़ें हमें मिलती हैं, ठीक है, वो नॉन लिविंग थिंग से मिलती हैं, इस वजह से उनको हम कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अलावा ये सोचा जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, वो सिर्फ़ और सिर्फ जानदार चीज़ों से बनते हैं, इसलिए वो सिर्फ नेचुरली अकरिंग हैं, उनको लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके लिए एक थ्योरी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। ये थ्योरी दी थी जे बर्जीलियस ने इन 1808 में। ठीक है, उसका ये कहना था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लिविंग थिंग्स की बॉडी में एक स्पेसिफिक फोर्स के ज़रिए बनते हैं, जिस फोर्स को वाइटल फोर्स कहा जाता है। ठीक है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कभी भी लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन 1828 में एक साइंटिस्ट आया, ठीक है, जिसका नाम था फ्रेडरिक वोलर। ठीक है, उसने क्या किया, उसने एक कंपाउंड लिया जिसका नाम था अमोनियम सायानेट। ठीक है, ठीक है, इसने उसको क्या किया, इसने उसको हीट किया। जब इसने उसको हीट किया तो वहाँ से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड था यूरिया। ठीक है, जो कि किस में पाया जाता है, यूरिन ऑफ मैमल्स में पाया जाता है। ठीक है, उसने फिर वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया कि ये चीज़ जो है ये गलत है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो फिनोमेना हुआ था ये हुआ स्पोटेनियस था, मतलब अनइंटेंशनली हुआ था। ठीक है, लेकिन इस यूरिया की फॉर्मेशन के बाद मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज किया गया। अच्छा, अब डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक ये चीज़ देख लेते हैं कि सिर्फ ये चीज़ नहीं कंसीडर की जाती कि जो कंपाउंड कार्बन से बनते हैं वो सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, ये सारे जो हैं ये कंपाउंड्स, इनमें क्या प्रेजेंट होती है, इनमें कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बोनेट जो है इसमें भी प्रेजेंट है, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट है तो इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। बाइकार्बोनेट की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है। लेकिन क्या हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में कंसीडर करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सारे वो कंपाउंड्स जिनके पास कार्बन होते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिक नहीं होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि डिफरेंट होती हैं किनसे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है, जैसे कि उनका ओरिजिन भी डिफरेंट होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स, ठीक है, ये एक्सेप्शंस है।
ये क्या है, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके पास कार्बन तो है लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है। ठीक है, इनको कैटेगराइज किया जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन की, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। मतलब कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स भी इनको कहते हैं। ठीक है, इनकी स्टडी और इनके डेरिवेटिव्स की स्टडी। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इनको हम नाम देंगे कि ये किस ब्रांच के अंदर आएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, ये था इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इस चीज़ से रिलेटेड है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, वो मिलियंस की तादाद में पाए जाते हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे इर्द गिर्द। तो इतनी वास्ट अमाउंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस तरह प्रेजेंट है, मतलब उनकी कौन सी ऐसी खासियत है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जो वो उनको इतनी अमाउंट में वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं, फीचर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ठीक है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट आएगा, ठीक है, वो आता है पेक्युलर नेचर ऑफ कार्बन। पेक्युलर नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो इस चीज़ में हम ये देखेंगे कि कार्बन के पास ऐसी कौन सी नेचर है या ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जो कार्बन जो है इतनी अमाउंट में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम नाम देते हैं कैटिनेशन का। अब बेसिकली जो कैटिनेशन है वो क्या है, कार्बन के कंपाउंड्स जो होते हैं, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ लिंक करते जाते हैं। वो ब्रांच की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, वो स्ट्रेट में भी हो सकता है। ठीक है, तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन टू लिंक विद अनदर कार्बन, या इसको हम कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, दिस इज़ नोन एज कैटिनेशन। ठीक है, तो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं कि कार्बन के बहुत सारे एटम्स, थाउजेंड्स ऑफ एटम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। ठीक है, वो उनके साथ ब्रांचेस भी हो सकती हैं। ठीक है, और वो सिर्फ सिंगल जो बॉन्ड है उनमें प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में भी वो हो सकते हैं, उनके साथ हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये मिलियन, मतलब एक स्ट्रेट चेन, थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम एक दूसरे के साथ लिंक रखने की प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन। ठीक है, तो कैटिनेशन भी हम कह सकते हैं एक वजह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतनी अमाउंट में प्रेजेंट है। दूसरी जो इसकी चीज़ है वो ये है, कार्बन में जो प्रॉपर्टी दूसरी है वो ये है कि कार्बन जो है ये अपने कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है, ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है, एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं कि मल्टी बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है। ठीक है, तो अब सिंगल वाला और कंपाउंड होगा, डबल वाला और कंपाउंड होगा, ट्रिपल वाला और कंपाउंड होगा, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो इस तरह ये एक बहुत वास्ट रेंज में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि इनके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनकी जो नेचर होती है वो होती है नॉन आयनिक। नॉन आयनिक से क्या मुराद है कि अब कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ को आइंस का एक्सचेंज नहीं हो रहा, कि मतलब इलेक्ट्रॉन ना दिया जा रहा है ना लिया जा रहा है, ना आइंस की फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मदद से कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो ये कोवलेंट नेचर के होते हैं, ये आयनिक करैक्टर के नहीं होते। ठीक है, तो ये नॉन आयनिक करैक्टर है, इस वजह से ये क्या होते हैं, ये आयनिक रिएक्शंस शो नहीं करते क्योंकि इनके पास आयनिक नेचर ही नहीं है। ठीक है, तो ये आयनिक रिएक्शन किस तरह शो करेंगे। ठीक है, तीसरी जो इनका प्रॉपर्टी आती है वो ये आती है कि सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। अच्छा, बिहेवियर में सिमिलैरिटी किस तरह है कि
जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उनमें ज़्यादातर कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? कार्बन पाया जाता है और हाइड्रोजन पाया जाता है। जो दूसरे कंपाउंड्स पाए जाते हैं, एलिमेंट्स पाए जाते हैं, सॉरी, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं सल्फ़र हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ये बहुत कम अमाउंट में होते हैं। मेनली जो हमने ब्रांच डिस्कस की थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हमने डिस्कस की थी उसकी डेफिनेशन, उसमें भी हमने यही कहा था कि ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील्स करती है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो मेनली जो प्रेजेंट होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप आगे जाके पढ़ेंगे कि होमोलोगस सीरीज़ में, मतलब सीरीज़ में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनकी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मिलती भी होती हैं, ठीक है। जिस तरह अब हम कहते हैं कि होमोलोगस सीरीज़ की बात की जाए तो इसमें अगर आपको आइडिया हो, ठीक है, मैट्रिक में हमने पढ़ा था अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस, ठीक है। तो ये क्या है? सीरीज़ है, मतलब अल्केन एक सीरीज़ है, अल्कीन एक सीरीज़ है और अल्काइंस एक सीरीज़ है। जिस तरह अल्केन में हम कहते हैं मीथेन है, ठीक है। तो इस तरह ये फर्दर आगे चलती है सीरीज़, ठीक है। ठीक है, मीथेन है, मीथेन के आगे क्या है? इथेन है, ठीक है। इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आगे फर्दर चलती रहती हैं, ठीक है। पेंटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है, ठीक है। तो ये क्या है? एक होमोलोगस सीरीज़ है। इनमें जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ सिमिलर होती हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर होता है, ठीक है, लेकिन सिमिलैरिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरह ये क्या करते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, ये हमें हेल्प करती है कि हम मिलियंस ऑफ स्टडी कंपाउंड्स को स्टडी तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो ये रिड्यूस करती है स्टडी ऑफ मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब अगर हम एक होमोलोगस सीरीज़ की स्टडी कर लें तो उसके अंदर जितने भी कंपाउंड्स आते हैं, ठीक है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें सिंगल हर एक कंपाउंड को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह होती है? हम ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या होते हैं? कार्बन कार्बन लिंक करते जाते हैं, ठीक है, स्ट्रेट चेन में भी, ब्रांचिंग में भी, और एक मतलब थाउजेंड्स ऑफ कार्बन कंबाइन करते हैं, ठीक है, और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा मॉलिक्यूल तो ना हुआ ना, ठीक है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन के एटम्स, हाइड्रोजन के एटम्स लिंक करते जाते हैं कैटिनेशन के प्रोसेस से, ठीक है, और एक बहुत लॉन्ग चेन और ब्रांचिंग वाली चेन्स और बनाते हैं, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तो वो सिंपल नहीं रहता है क्योंकि वो एक थाउजेंड्स ऑफ एटम्स कंबाइन करते हैं और वो बनाते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। जिस तरह हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास जो बुक में एग्जांपल हम वही फॉलो करेंगे। जिस तरह एक स्टार्च है, ठीक है, इसका जो सिंपल फार्मूला लिखा जाता है वो होता है C5H10O5, ठीक है। और इसके साथ ये n लगा दिया जाता है। ये जो n होता है इसका ये मतलब है, ये n जो है ये थाउजेंड्स की फॉर्म में हो सकता है, n में भी सेवरल थाउजेंड्स, ठीक है। तो मतलब ये कि ये जो n होगा, ये मतलब हम ये नहीं कह, ये एक उसका जनरल फार्मूला है कि जो n होगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, और आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई करेगा जो भी n नंबर होगा, जितना ज़्यादा n नंबर होगा, ठीक है, उतना ही ये कंपाउंड क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, और वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। एक और जो हम अगर देखें प्रोटीन्स हैं, ठीक है, प्रोटीन्स हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा इसके फंक्शंस होते हैं। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो थाउजेंड्स में होता है, ठीक है, क्योंकि ये भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखता है। इसमें भी अमाइनो एसिड्स जो हैं वो लिंक करते जाते हैं, ठीक है, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बनाते हैं, ठीक है। वो लिंक करते जाते हैं और इस तरह एक लॉन्ग चेन बन जाती है, ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म बेसिकली एक फिनोमिना है जिसमें हम ये कहते हैं कि आइसोमरिज्म को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि इसमें क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दी कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला,
बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इससे भी क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी तादाद में इजाफा होता है। वो किस तरह होता है कि जैसे कि हम हमारे पास एक कंपाउंड है, एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन का जो फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वो होता है C4H10। ठीक है, अब जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्राइव करेंगे तो एक सिंपल स्ट्रक्चर इसका होता है CH3 CH2 CH2 एंड CH3। इसको हम नाम देते हैं एन ब्यूटेन। मतलब ये क्या है, ये एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। अब हम इसका ड्रा करेंगे ब्रांच चेन स्ट्रक्चर, वो होता है CH3। ठीक है, ये एक ब्रांच लग गई। ठीक है, तो CH3। अब देखेंगे ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों डिफरेंट है। ठीक है, इसको हम नाम देंगे आइसोब्यूटेन का। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो दोनों का सेम है। ठीक है, इसमें भी कार्बन 4 है। ठीक है, हाइड्रोजन 10 है। ठीक है, और इसमें भी कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 10 है। तो इसमें क्या हुआ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हुआ, सेम हुआ, लेकिन जो स्ट्रक्चर है दोनों का वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम कहेंगे आइसोमरिज्म। और ये जो स्ट्रक्चर होंगे जो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये आइसोमर्स है। आइसोमर्स है। ठीक है, मतलब ये आइसोमर्स टू ईच अदर है। ठीक है, एक ये आइसोमर है, एक ये आइसोमर है, तो हम ये कहेंगे कि ये दो आइसोमर्स किसके हैं, ब्यूटेन के। ठीक है, और इस फिनोमिना को हम कहेंगे आइसोमरिज्म। ओके, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। हमने ये बात की कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स, कोवलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है मतलब वो जो हैं वो स्लो रिएक्शन देंगे। हम ये पढ़ते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो रिएक्शन देते हैं फास्ट। ठीक है, तो इसलिए इनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, तो ये क्या करते हैं, ये स्लो रिएक्शन देते हैं। जब रिएक्शन स्लो देंगे, ठीक है, तो यील्ड भी कम होगी। ठीक है, लो यील्ड होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा ये जो स्लो रिएक्शन देंगे, ठीक है, ये किस वजह से देंगे, ड्यू टू देयर मॉलिक्यूलर नेचर। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर आयनिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं, ये आयनिक नहीं होते, ये कोवलेंट होते हैं, तो ये लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन देंगे, लो यील्ड देंगे। नेक्स्ट जो है इसमें प्रॉपर्टी, वो हमारे पास आ जाती है सोलेबिलिटी। ठीक है, हमने एक लॉ पढ़ा था, लाइक डिज़ोल्व लाइक, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, अगर आपको याद तो। ठीक है, नाइन्थ में हमने ये पढ़ा था, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, मतलब हर वो चीज़ जो डिज़ोल्व होगी वो किसके अंदर डिज़ोल्व होगी, अपने जैसी चीज़ के अंदर। अपने जैसी चीज़ से मुराद ये है कि अगर कोई कंपाउंड पोलर है तो वो पोलर कंपाउंड में ही डिज़ोल्व होगा। अगर कोई कंपाउंड नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में ही सॉल्युबल होगा। ठीक है, तो इस तरह नहीं हो सकता कि कंपाउंड जो है वो पोलर है और वो नॉन पोलर में सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली क्या होते हैं, ठीक है, ये नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये वाटर में तो सॉल्युबल नहीं हो सकते क्योंकि वाटर एक पोलर कंपाउंड है। ठीक है, तो ये नॉन पोलर है। ठीक है, तो ये किन में डिजॉल्व होंगे, ये नॉन पोलर के अंदर ही डिजॉल्व होंगे। नॉन पोलर कौन से कंपाउंड, लाइक बेंजीन है हमारे पास, ईथर है, ठीक है, पेट्रोलियम है, ये सारे क्या हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं और ये नॉन पोलर हैं। ठीक है, तो इनके अंदर मतलब ये डिज़ोल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ एंड करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।